हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। आरपीएससी व्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार जो हमारी जो क्लास रहेगी भाई वो एक क्वेश्चन बेस्ड आधारित रहेगी। ये जो क्लास है ये स्मार्ट बोर्ड के ऊपर नहीं करवाई जाएगी, ये आपको सिर्फ क्वेश्चन की दृष्टि से करवाया जा रहा है। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और इस क्लास को पढ़ रहा है तो वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हम जो बता रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ये टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और ऐसे ही हम रोज़ इस चैनल के ऊपर आपके लिए एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम आपके लिए ये क्लास लेकर आएंगे, टॉप एमसीक्यू टेस्ट की लेकर आएंगे। आज हम जो ये सीरीज जो शुरू कर रहे हैं ये ज्योग्राफी, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वहाँ से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्टों के ऊपर ऐसे एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो जो भी बच्चा इसमें इसके प्रति पढ़ने के इच्छुक है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी किए हुए हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है हमारे पास कि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष रहा है। भाई जो हमारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यानी कि जो हम बोलते हैं ना थार मरुस्थल जो बोलते हैं, वो प्राग ऐतिहासिक काल में जो अवशेष था वो किसका था? गोंडवाना लैंड का, टेथिस सागर का, अंगारा लैंड का या न्यू फाउंडलैंड का। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम यहाँ पे देखें ना तो जो भारत का है ये संपूर्ण जो पृथ्वी थी ये ध्यान रखना एक ही भूखंड था और इस भूखंड के दो टुकड़े हो गए थे। दोनों टुकड़े होने के कारण जो मध्य का जो भाग था वो क्या था? टेथिस सागर था। ठीक है, टेथिस सागर। और नीचे वाला था वो गोंडवाना लैंड था। ठीक है, और ऊपर वाला था वो अंगारा लैंड था। तो जो भारत का जो हिस्सा है ना ये भारत का हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो भी आपका कौन सा आएगा? गोंडवाना लैंड का आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का। अगर आपसे भारत की बात करें तो ध्यान रखना भारत का जो है भाग है वो भी ध्यान रखना इसी का रहेगा। ठीक है, तो वो भी इसी का रहेगा, गोंडवाना लैंड का ही रहेगा। ध्यान रखना इस चीज़ के लिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो ये रहा हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात हो रही है भाई ये, ठीक है ना। किसकी हो रही है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात हो रही है। तो बताइएगा हमारा कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो अगर हम देखें तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें 40% जो जनसंख्या है वो अकेली इस क्षेत्र में निवास करती है। और ये जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से भी क्या ये जो क्षेत्र है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र ये सबसे ज़्यादा है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है यानी कि जो हमारी जो अरावली है, अरावली के पश्चिमी का जो भाग है ये भौतिक प्रदेश में डिवाइड किया गया है। और ये भौतिक प्रदेश के रूप में भी क्या है? सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोनों हैं ये। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आयोग, जो आपका जो राष्ट्रीय आयोग है कृषि आयोग जो है ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है भाई? कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है ऐसा पूछा गया है। जो हम बोलते हैं ना नेशनल एग्रीकल्चर जो आयोग है वो कितने जिलों को ऐसा मान रहा है? तो बताइएगा भाई फटाफट जो है वो कमेंट करते रहेगा। जो भी नया बच्चा इससे जुड़ रहा है भाई वो शेयर करके चलेगा और सब्सक्राइब करते हुए चलेगा ताकि आपको यहाँ पर हर प्रकार की क्वेश्चन या हर प्रकार की वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा सके। और सभी क्लास आपकी होंगी, ये फ्री होंगी। जैसा कि आपने देखा होगा जो आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसमें हमने केवल इस चैनल के ऊपर के एक सब्जेक्ट करवाया था इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चन यहाँ पर इन क्लासों से आए हुए हैं। तो ऐसा ही हम रिट के लिए भी और आगे आने वाली जो भी भर्ती होंगी आरपीएससी से संबंधित, यानी कि जो आपके राजस्थान में एग्ज़ाम आरपीएससी कंडक्ट करवाएगा वो सारे के सारे सब्जेक्ट उन भर्तियों के इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा जाएंगे। तो चलिए राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को किया है भाई? 12 जिलों को मरुस्थलीय क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, इन्हें कि मरुस्थलीय क्षेत्र माना है ऐसा। तो ध्यान रखिएगा वो ज़िले अगर आप देखो तो जैसलमेर हो गया आपका, बाड़मेर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा और चूरू हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा, सीकर हो जाएगा। ठीक है,
और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा उधर चलें तो देखेंगे तो पाली हो जाएगा और नागौर हो जाएगा, पाली नागौर हो जाएगा, जोधपुर हो गया अपना, ठीक है। तो चलिए, और जालोर हो जाएगा आपका, कौन सा, जालोर। तो ये 12 जो ज़िले हैं, ध्यान रखना, ये मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जबकि वैसे 13 ज़िले आते हैं। जो सिरोही है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं आता है भाई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रदेशों को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो देखो भाई, वर्षा रेखा कौन सी है? अरावली और इसको विभाजित करने वाली वर्षा रेखा की अगर हम बात करेंगे तो देखो, ये जो है ना, ये अगर हम देखें तो एक वर्षा का क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है, ये क्या है, वर्षा का क्षेत्र है। और वर्षा का क्षेत्र ऐसा डिवाइड किया गया कि अगर हम एक साइड में देखेंगे तो उससे भी कम सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कम होगी, और दूसरी साइड में उससे ज़्यादा होगी। तो वो अपने आप में एक विभाजित का कार्य कर रही है। क्या कर रही है? विभाजित का कार्य कर रही है। तो वो कौन सी रेखा है? और वो देखो, थोड़ा दिमाग लगा के देखिएगा, थोड़ा सा माइंड लगाएगा। यहाँ पर रेतीले शुष्क की बात कर रहा है, यानी कि थार मरुस्थल, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा वाला क्षेत्र, यानी कि पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा आएगा, अर्ध शुष्क प्रदेश। मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा होता है भाई? तो ध्यान रखना, वो आपका होता है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, उस क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाते हैं। चाहे उसमें रेतीला हो चाहे पथरीला हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वर्षा के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, चलिए वो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर जो है वार्षिक जो वर्षा है, सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा है, वो क्या कर रही है, 2 भागों में डिवाइड कर रही है। कितने भागों में डिवाइड कर रही है? 2 भागों में डिवाइड करती है। तो ध्यान रखिएगा इसका, है ना। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन करते हैं भाई। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा भौतिक प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है भाई, है ना। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो फटाफट बताओ भाई, सबसे छोटा। तो देखो, हमारा जो भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, आपने भी देखा होगा कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ना। ये चारों क्या हैं? भौतिक प्रदेश हैं। और ये भौतिक प्रदेशों में अगर हम देखेंगे तो जो आपका जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय जो प्रदेश सबसे छोटा की बात हो रहा है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे तो वो सबसे बड़ा आ जाता है। लेकिन सबसे छोटा जो है वो आपका ध्यान रखना, अरावली पर्वतीय प्रदेश है आपका। कौन सा है? सॉरी, आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। ध्यान रखना इसमें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वो थोड़ा सा जल्दबाजी में ऐसा हो गया है। जबकि सबसे बड़ा की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका कौन सा आ जाएगा, वो आपका कौन सा आ जाएगा, ध्यान रखना, आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हमारा। तो हम बिना देरी की हुए फटाफट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास भी वक्त कम है। तो इसलिए हम आपके वक्त की जो है वह अहमियत समझते हुए फटाफट रिवीजन करते हैं। राजस्थान के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? है ना, बालू का स्तूप की बात की जा रही है यहाँ पर। तो बताइए कौन से ज़िले में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप? बालू का स्तूप की बात हो रही है। तो देखो, सभी प्रकार की पूछ रहे हैं यहाँ पे, कितने, कौन से, सभी प्रकार के बालू का स्तूप पूछे जा रहे हैं। तो ये जो आपके मिलेंगे वो ध्यान रखना, वो कौन सा आएगा, जोधपुर आएगा। कौन सा आएगा? जोधपुर में सभी प्रकार के, जैसे अर्धचंद्राकार हो गया, बरखान हो गया, है ना, खड़ीन हो गया, अन्य अन्य प्रकार के, ये जो भी हैं सारे के सारे देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जोधपुर में हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई फटाफट। अगला क्वेश्चन है, ये रहा। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि बालू का स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है भाई? जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? स्थानीय भाषा में, ठीक है। तो लोकल जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? लोकल लैंग्वेज यानी कि वहाँ की जो भाषा है, बोली है, वहाँ की बोली में क्या बोलते हैं इसको? तो आप इस चीज़ को फटाफट बताइएगा।
और कमेंट ज़रूर करते रहिए भाई, जो भी अगर आपको कैसी क्लास लगे उसके ऊपर, ये सेशन कैसा लगा है, तो आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा, ताकि हम हमारा जो हौसला है, हमें कॉन्फिडेंस मिले आगे और भी वीडियो लाने के लिए, ताकि आप लोगों को घर बैठे ही हम ये फ्री शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, बालू का जो सपूत है जो जैसलमेर में आपके, उनको जो बोला जाता है वो ध्यान रखना दरियन बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? दरियन बोला जाता है, ठीक है ना। स्थानीय भाषा में यानी कि लोकल लैंग्वेज में उनको क्या बोला जाता है? दरियन बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दरियन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो मिट्टी है वो कैसी है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी है वो कैसी है भाई? फटाफट बता दो, है ना, फटाफट बता दो वो मिट्टी कैसी है। जलोढ़ मिट्टी है, या रेतीली मिट्टी है, या भूरी लाल मिट्टी है, या लाल लोमी मिट्टी है? तो देखो, इसमें जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात हो रही है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि रेत वाले जो तो होंगे ही होंगे। और या ऐसा भी ना हो तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मोटे कण की मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? मोटे कण की मिट्टी मिलेगी। अब जो मोटा कण जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, मोटा कण बालू मिट्टी में ही मिलता है। किस में मिलता है? बालू मिट्टी में ही मोटा कण मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? रेतीली बलुई मिट्टी हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी मत कर देना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है भाई हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कुब्बड़ पट्टी फैली हुई है? कुब्बड़ पट्टी की बात हो रही है, जैसे एक ऊंट के ऊपर जो कुब्बड़ पट्टी है ना, वैसे। तो कुब्बड़ पट्टी है ना, ध्यान रखना है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो जल में फ्लोराइड की मात्रा के कारण होती है, ठीक है ना, फ्लोराइड की मात्रा के कारण। और जल में फ्लोराइड की मात्रा के कारण कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो रोग है वो हो जाता है, और जिससे हड्डियाँ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिग हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुब्बड़ सा निकल आता है। तो ये आपका कहाँ पर मिलेगा? तो ये ध्यान रखना, ये 2 जिलों के सीमा के ऊपर है, नागौर, ठीक है ना, नागौर और अजमेर, ठीक है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? नागौर वाला जो क्षेत्र है ना, नागौर वाला क्षेत्र उसमें है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नागौर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का मेरे प्यारे बच्चों, ये नागौर और अजमेर दोनों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल विस्तृत है उसका नागौर में। तो हमारा आंसर क्या होगा? नागौर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक रन किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक रनों की बात हो रही है भाई, है ना, रन। तो बताओ भाई फटाफट, जो सर्वाधिक जो रन है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक रन, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, या फिर आपके बीकानेर में? तो बताओ भाई, है ना, फटाफट बता दो। ये जो है ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? रन की बात हो रही है। तो देखो, ये जो रन है ना, सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं, ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जो रन वाला जो क्षेत्र है वो आपका है जैसलमेर। कौन सा है भाई? कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा हमारा सर्वाधिक रन वाला जो क्षेत्र, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और भी थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कहता है भाई, कि जो ब्रह्मसर है, कनौड़ है, बाकरी है, ये तीनों क्या है? रन है, ठीक है ना। तो ये किस जिले में है? तीनों जो रन है ये कौन से जिले में है? तो फटाफट बताओ भाई, ये तीनों के तीनों जो हैं ये कौन से जिले में है रन? बताओ। तो देखो, ये मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं देखना है। तो ये आपके जैसलमेर के प्रसिद्ध रन है, ध्यान रखना, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो ध्यान रखना, प्रसिद्ध रन है, जैसलमेर में है ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हमारा। तो अगला जो क्वेश्चन है भाई वो ये है, पूर्णतः रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? जो देखो, पूर्ण रूप से जो रेतीला हो, यानी कि उसमें आप बालू मिट्टी या रेत मिट्टी ही रेत आपको दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बताओ भाई, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? फटाफट बता दो भाई। जो पूर्णतः रेतीला हो, देखो मैं बता देता हूँ कि जो पथरीला भी हो सकता है, क्या हो सकता है?
पथरीला भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, रेतीला भी हो सकता है। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो जो ये है पूरा का पूरा क्या है भाई, रेतीला है, रेतीला है भाई, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इरग बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इरग बोलेंगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, इरग बोलेंगे। सहारा में जो सहारा मरुस्थल जो आप जानते हैं विश्व का, वो ध्यान रखना पथरीला भी है, कंकर पत्थर भी है, और वो भी है ना, पत्थरों का भी है। तो ध्यान रखना तीनों प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे सारा मरुस्थल में इनको क्या बोला जाता है, इरग बोला जाता है। और तुर्किस्तान में अगर हम देखें तो ऐसे मरुस्थल को पूर्णतः जो रेतीला होता है, यानी कि बालू ही बालू होती है, उनको बोला जाता है, ध्यान रखना, उनको क्या बोला जाता है, कोरडम। क्या बोला जाता है, कोडरम, ठीक है ना, कोडरम। ये तुर्कमेनिस्तान में बोला जाता है, तुर्किस्तान में जो बालू का जो मरुस्थल होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, ठीक है ना। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ वाला, अर्ध शुष्क की बात हो रही है। तो अर्ध शुष्क में जो सर्वाधिक उपजाऊ वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वो आपका कौन सा आ जाएगा, घग्गर का मैदान वाला क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा, घग्गर का मैदान वाला क्षेत्र है ना, वो हो जाएगा इसमें। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर घग्गर का मैदान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे भाई इसको ना, ताकि आपको भी बोर ना हो। तो लाठी सीरीज किस जिले में है, तो ध्यान रखना, लाठी सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो बताइएगा कि लाठी सीरीज किस जिले में है, तो फटाफट बता दो भाई, ठीक है ना। तो लाठी जो सीरीज है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, वो आपको कहाँ पर है, जैसलमेर ज़िले में आएगी। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जैसलमेर ज़िले में हो जाएगी। और ध्यान रखना ये पोखरण से मोहनगढ़ तक है, कहाँ से, पोखरण से मोहनगढ़ तक है, पोखरण से मोहनगढ़, ठीक है ना। तो मोहनगढ़, थोड़ा हाँ भाई लिखाई का हमारा थोड़ा ऐसा ही है, बाकी स्मार्ट बोर्ड में हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा हमारे लिए। और तो ये ध्यान रखना, ये जो लाठी सीरीज है ये 80 किलोमीटर की लंबाई में है, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 80 किलोमीटर की है ना लंबाई में, पृथ्वी के अंदर बहती मीठे पानी की, ठीक है ना, मीठे पानी की जलधारा है, ठीक है। और उसी जलधारा को भूगर्भिक जलपट्टी या लाठी सीरीज की कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध स्थान है भाई। जैसे आप देखते हो ना कि भाई वो कहीं कहीं घूमने जाता है, कोई कहीं पे घूमने जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना डेजर्ट सफारी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, डेजर्ट सफारी की बात हो रही है। तो वो प्रसिद्ध स्थान कौन सा है बताओ, तो वो कौन सा आ जाएगा, सम आ जाएगा। कौन सा, सम, जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है सम, ठीक है ना, वहाँ पर डेजर्ट सफारी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है, किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है, तोरावटी के नाम से। तो घग्गर होगा या कांतली होगा, लूनी होगा या चंबल होगा, तो फटाफट बता दो भाई। जिस क्षेत्र से एक नदी इनमें से को जो प्रवाहित होती है, और वो जहाँ जहाँ प्रवाहित होती है उस क्षेत्र को पूरे को बोला जाता है तोरावटी। तो वो आपकी नदी कौन सी होगी, कांतली नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाई, कांतली नदी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में है, छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में है भाई, ठीक है ना। तो छप्पन की पहाड़ियों की बात हो रही है यहाँ पर, तो फटाफट बताइएगा कौन से ज़िले में है।
हाँ, विकास कार्यक्रम। तो ये जो किया गया था, ये 5 ज़िलों में किया गया था भाई, ये ध्यान रखना ज़रूरी है आपके लिए। कौन कौन से ज़िलों में? आपका अजमेर, ठीक है, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। ये 5 ज़िले हैं, इन ज़िलों में शुरू किया गया है। और ये कब किया गया है? 2005-06 में शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई मेरे प्यारे बच्चों। और ये रहा आप सभी का 24 का क्वेश्चन। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी जो भाग है वो क्या कहलाता है? ये पूछा गया है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। तो अगर एक दिमाग थोड़ा सा आप माइंड पे मैप रखिएगा राजस्थान का, राजस्थान का अगर मैप देखोगे कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बांसवाड़ा मिलेगा और यहाँ पे डूंगर मिलेगा। इसके बीच का जो क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, ठीक है ना। ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? इस दोनों के बीच का क्षेत्र, तो वो क्या कहलाता है भाई? आपका मेवल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेवल हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना वो क्या कहता है, ये देखिएगा इधर। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिमी पर्वतीय जो प्रदेश है वो क्या कहलाता है? बोमट कहलाएगा, पिंडमाट का मैदान कहलाएगा, या मगरा कहलाएगा, या मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाएगी? तो फटाफट बताओ भाई, ठीक है ना। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है। जबकि वो ध्यान रखना मगरा जो विकास कार्यक्रम है मगरा क्षेत्र वाला, वो 5 जिलों में उदयपुर शामिल नहीं है, कभी उसमें वो करो, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मगरा हो जाएगा, ठीक है, मगरा। जबकि ये मगरा क्षेत्र कार्यक्रम जो चलाया गया है उसमें उदयपुर शामिल नहीं है। कभी उसमें ज़िले पूछ लें तो आप उदयपुर को मत कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है नागौर की मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रेणी, मकराना जो श्रेणी है ये किसके लिए जानी जाती है? तो ये मैं बताता हूँ कि आपके सभी घरों में पहुँच चुकी है, आपके सभी के घरों में ये चीज़ें पहुँच चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना ये, ठीक है ना, सभी के घरों में पहुँच चुकी है, ठीक है। और क्या इसलिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना वो आपके लिए क्या है भाई? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है वो, ठीक है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जो आपके घरों तक पहुंच चुकी है, ठीक है, आपके घरों तक पहुंच चुकी है ये। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है? किस नदी का जो क्षेत्र है वो, जैसे कोई भी, जैसे वो नदी है और नदी प्रवाहित हो रही है तो इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने देखा था अभी जो तोरावाटी वाला जो क्षेत्र है वो कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। तो इसी तरह जो गोडवाड़ प्रदेश है वो कौन सी नदी का कहलाएगा? तो वो आपका कौन सी का कहलाएगा? लूणी नदी को कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लूणी नदी को। अब यहाँ पर लूणी नदी की बात करेंगे हम, तो ध्यान रखना ये थार मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहलाती है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। और दूसरी बात ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी अंत प्रवाह नदी वाली, ठीक है ना, सबसे बड़ी अंत प्रवाह नदी वाली है ये, ठीक है, अंत प्रवाह नदी। यानी कि इसका जल सागरों तक नहीं पहुंच पाता है, तो सबसे बड़ी है। और सबसे ज़्यादा ऐसी अंत प्रवाह वाली जो नदियां हैं वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। खड़ीन सिंचाई सर्वाधिक कहाँ पर होती है? कहाँ पर खड़ीन सिंचाई की बात हो रही है यहाँ पर, खड़ीन सिंचाई, ठीक है ना। तो खड़ीन सिंचाई कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा, बताइएगा भाई। हमारा जो है आंसर इसमें क्या आ जाएगा भाई मेरे प्यारे बच्चों? इसमें क्या आ जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? जैसलमेर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है 29 का। और 29 का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है,
रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उप विभाग हैं? सब डिपार्टमेंट की बात की जा रही है, ठीक है ना। और जबकि यहाँ पर जियोग्राफिकल जो है ना, जियोग्राफिकल भौतिक जो विभाग है, फिजिकली जो डिपार्टमेंट है उसमें डिवाइड किया गया है। तो उसमें ये दो क्षेत्र हैं जो उप विभाग के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो बताओ भाई कौन सा है, किस के भाग हैं ये? तो बताओ फटाफट। 29 का जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखना। तो ये जो है ना, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसके उपभाग बनाए गए हैं। ध्यान रखना, एक ध्यान रखना क्या बनाया गया है, पश्चिमी प्रदेश को दो भागों में, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि एक तो ये हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया जिसको सैंडी अराइड प्लेन भी बोलते हैं, और दूसरा आपका यह हो गया राजस्थान बांगर। ठीक है, ये राजस्थान बांगर इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी बोलते हैं, ठीक है ना, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 का। ये असंगत वाली बात कर रहा है भाई यहाँ पे। तो इनमें से कौन सा असंगत है, यानी कि एक गलत है? बताओ। पथरीला मरुस्थल अमादा, मिश्रित मरुस्थल रेग, रेतीला मरुस्थल इरग, या उपरोक्त सभी। तो देखो भाई, हमने इरग को तो पढ़ा था कि भाई जो रेतीला मरुस्थल होगा वो इरग कहलाएगा। तो ये तो सही है, 3 तो सही है हमारा, ठीक है। और हमादा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, हमादा जो है ये पथरीला मरुस्थल है। ये क्या है? पथरीला मरुस्थल कहलाता है हमादा, जिसमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना वो होता है, पत्थरी पत्थर होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, हमादा। तो ये थोड़ा सा ऐसा देखने में ही ऐसा है, लेकिन ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलो, और मिश्रित जो मरुस्थल है उसको बोलते हैं रेग, यानी कि पथरीला भी हो और रेतीला भी हो। तो इसलिए तीनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। ए का नाम है 4 सही हो जाएगा, ठीक है, सभी सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। रेगिस्तान का मार्च से क्या तात्पर्य है? रेगिस्तान का मार्च, ठीक है ना, रेगिस्तान का मार्च से क्या तात्पर्य है? तो ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि जब मरुस्थल जो है एक तरफ ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देता है, यानी कि धीरे धीरे जो उपजाऊ जो क्षेत्र है और वो क्षेत्र भी मरुस्थल में तब्दील होना शुरू हो जाता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? ध्यान रखना, रेगिस्तान वो क्या कहलाएगा? रेगिस्तान का मार्च, यानी कि बढ़ना। तो ये क्या हो जाएगा? रेगिस्तान का आगे की ओर बढ़ना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है भाई? पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? जैसे हवाएं जो चल रही होती हैं ना, हवाएं चल रही होती हैं, तो हवाएं चल रही होती हैं उसी के बिल्कुल समानांतर जो बनेंगे, उन्हीं के समानांतर जो स्तूप बनेंगे उनको क्या बोलते हैं? तो बताओ भाई, फटाफट बता दो उसको क्या बोलते हैं। हवाओं के समान बनने वाले बालू का जो स्तूप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उनको ध्यान रखना है, अनुदैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अनुदैर्ध्य, यानी कि पवनानुवर्ती बालू का जो स्तूप होते हैं वो अनुदैर्ध्य होते हैं, ठीक है ना। और रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं? रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है इनको। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है 33 का। तो भाई एक बार फिर बता रहा हूँ, जो भी नया बच्चा इस सेशन को देख रहा है वो इस सेशन को शेयर करते
तो 2 इसमें और ज़िले शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान में बात करेंगे तो वो कितनी है? 550 किलोमीटर। अकेले राजस्थान में जो है इसकी लंबाई कितनी है भाई? 550 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 39 का, वो क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 जो है हमारा, वो क्या कहता है कि अरावली किस प्रकार की श्रृंखला है भाई? तो बताइएगा भाई किस प्रकार की श्रृंखला है। तो वलित पर्वतमाला, टर्सरी पर्वतमाला, उच्च पर्वतमाला या हिम पर्वतमाला। तो जो अरावली जो है वो ध्यान रखना, एक तो प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में शामिल होती है। भारत की भी सबसे पुरानी बता सकते हो आप, और राजस्थान की भी बता सकते हो। अब ये जो है ये ध्यान रखना, ये वलित है, कुछ इस तरीके से बनी हुई है। इसके ऊपर ऊंची ऊंची चोटियों का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, ऊंची ऊंची चोटियों का निर्माण हुआ है। तो हमारा क्या जाएगा? फोल्डेड माउंटेन की श्रेणी में ये शामिल हो जाता है। और अमेरिका का अल्पेशियन जो पर्वत श्रृंखला है वो भी ध्यान रखना प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला ही है। तो उसी के अनुरूप है, उसी की समकालीन है, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो क्या कहता है भाई हमारा? किस जिले में मालखेत की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या है? किस जिले में मालखेत की पहाड़ियाँ हैं? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? सीकर में जो पहाड़ियाँ हैं अरावली की, उनको क्या बोला जाता है? मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 41 का। उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताइएगा भाई। उत्तरी अरावली की जो अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो पूछा गया है भाई, उसमें ध्यान रखना उसमें क्या पूछा गया था कि जो आपकी जो अरावली जो है, उत्तरी जो अरावली है ये वाली, तो इसकी जो आपकी वो दे दी गई है, 4 चोटियाँ दे दी गई हैं और उनका क्रम पूछ लिया गया है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, कैसा? डिसेंडिंग ऑर्डर में वो क्रम पूछ लिया है, सबसे ऊंची कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो ध्यान रखना भाई, वो कौन सी है? आपकी रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़ है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना इस चीज़ में। ठीक है ना, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। उत्तरी अरावली की बात हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो कौन सा है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 42। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? हिंदू ओलंपस की संज्ञा किसे दी गई है? तो बताइए। टोडगढ़ पर्वतीय क्षेत्र को, कुंभलगढ़ का पठारी भाग को, ऊपरमाल का पठारी भाग को, या आबू पर्वत को। ठीक है, तो ये जो घोड़े वाला बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो इन्होंने हिंदू ओलंपिक्स की जो संज्ञा दी है या कहा है वो आबू पर्वत को कहा है। किसे कहा है? आबू पर्वत को कहा है। तो ध्यान रखना है। ठीक है ना, आबू पर्वत को ही हिंदू ओलंपस का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे, यानी कि हिंदुओं का स्वर्ग होता है। ये हिंदुओं का क्या होता है? हेवन होता है, स्वर्ग होता है। ठीक है ना, हिंदुओं का स्वर्ग होता है इसका अर्थ अगर हम देखेंगे तो। यहाँ पे मंदिरों की अधिकता होने के कारण इसे क्या कहा गया है? हिंदुओं का स्वर्ग या हिंदू ओलंपस कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का। और क्वेश्चन नंबर जो 43 है वो क्या कहता है? अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे कम विस्तार किस जिले में पाया जाता है? यानी कि विस्तार की बात हो रही है। अगर हम राज्यों में बात करें, सबसे कम विस्तार की बात करेंगे, तो वो ध्यान रखना वो कहाँ पे में हो जाएगा? आपका हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जिलों की बात हो रही है तो जिलों में सबसे कम कहाँ पर विस्तार पाया जाता है इसका? तो जिलों में अजमेर में इसका क्या पाया जाता है? सबसे कम विस्तार पाया जाता है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। किस शहर के आसपास पहाड़ियों से घिरा तस्तरी नुमा जो क्षेत्र है वो गिरवा कहलाता है? तस्तरी नुमा क्षेत्र जो है वो गिरवा के नाम से कहलाता है। उदयपुर, पाली, जोधपुर या अजमेर? तो ध्यान रखना उदयपुर का जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तस्तरी नुमा में ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और चारों तरफ क्या फैली हुई है वहाँ पे? ध्यान रखना पहाड़ियाँ। तो ये बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? आपका गिरवा कहलाएगा। और ये कहाँ पर है? उदयपुर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। वो क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान रखना। आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना
संयुक्त राज्य अमेरिका की अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है। तो मैंने अभी बताया था अल्पेशियन कैसी है भाई, ध्यान रखना। मैंने बताया था कि प्राचीनतम वल्लित है, प्राचीनतम वल्लित श्रेणी में, और भारत में कौन सी है, अरावली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का है जो, वो क्या कह रहा है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बीच वाली की। जो जैसे कि अगर हमने देखा तो उत्तरी की तो आपकी कौन सी हो गई, रघुनाथगढ़ होगी। दक्षिणी की हम जानते ही हैं कि गुरु शिखर होगी। अब ये बीच वाली की बात कर रहा है, तो बीच वाली की कौन सी है आपकी, ध्यान रखना, गोरम जी है। कौन सी है, गोरम जी है। और ये कहाँ पर है, अजमेर में है। कहाँ पे है, अजमेर में है, जो 933 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। और दूसरी है अजमेर की, वो तारागढ़ है, जो 873 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। ये दो मध्य अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो ध्यान रखना, तारागढ़ है वो कौन सी है, 873, कितनी है, 800। ये दोनों की दोनों कहाँ पे है, ध्यान रखना, अजमेर में। लेकिन सबसे ऊंची पूछा है तो गोरम जी आ जाएगा इसमें, बीच वाले में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपकी जो है ये उदयपुर में सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना, उदयपुर में चोटी है। रघुनाथगढ़ को हमने देख ही लिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जरगा और रागी पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। देखो यहाँ पे, जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, फटाफट बता दो भाई, ठीक है ना। तो देखो गिरवा तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक तस्तरी नुमा मैदान है, जो चारों तरफ से वो है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, देशहरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देशहरो। यानी कि जरगा और रागी पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा दर्रा अजमेर में नहीं है। अजमेर में नहीं है बाप की पूछ रहा है, इसका मतलब है कि 3 दर्रे हैं भाई, ठीक है ना, 3 दर्रे हैं। तो फटाफट बता दो भाई कौन सा है। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 48 हो चुके हैं, और हमें ये जो टारगेट करना है 100 क्वेश्चनों का टारगेट लेना है यहाँ पे। और जो भी नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो प्यारे बच्चों शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलेगा। ये आपके लिए ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। और आपकी थ्योरी की जो भी क्लास रहेंगी, कोई बच्चा ये सोच रहा कि ऐसे होंगी, नहीं भाई, बिल्कुल थ्योरी की क्लास होंगी आपकी, फेस टू फेस होंगी, आँख से आँख मिलाकर होंगी, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर क्लासें होंगी आपकी। और हमने इकोनॉमिक्स के क्लास डाल रखी है, ठीक है। तो आपका एक चैप्टर तो उसी में ऑलरेडी है कि जिसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम है, वो आपके उसके में डाल रखा है। मानव विकास, ठीक है ना, मानव विकास के बारे में भी HDI वगैरह जो हैं ये चीज़ें डाल रखी हैं, तो वो वीडियो आप जाकर वहाँ पर दे सकते हैं। और कमेंट डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये जो दर्रा है वो आपका है, वो बर जो दर्रा है वो यहाँ पर नहीं है, अजमेर में नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो बर दर्रा है ये कहाँ पर पड़ता है, पाली में। कहाँ पर, पाली में पड़ता है। और पाली में बर अपने आप में एक स्थान है, ध्यान रखना, बर अपने आप में क्या है भाई, एक स्थान है। और अजमेर के ब्यावर से जोड़ता है, अजमेर के ब्यावर से जोड़ने का कार्य करता है बर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा दर्रा उदयपुर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है। अब देखो ये उदयपुर वाला पूछ लिया है, तो ध्यान रखना, केवड़ा की नाल, देवारी दर्रा और फुलवारी की नाल, ये तीनों के तीनों जो दर्रे हैं ये कहाँ पर हैं, उदयपुर में है। और कौन सा नहीं है, हाथीगुड़ा का जो दर्रा है वो नहीं है, ठीक है ना। तो हाथीगुड़ा का जो दर्रा है वो कहाँ पर है, तो वो आपका राजसमंद में है। कहाँ पे है, राजसमंद में है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है ना, राजसमंद में है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो क्या कह रहा है कि दक्षिणी अरावली की निम्न चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम बताइए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर बताइएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे ऊंची, फिर उससे नीची, और फिर उससे नीची, और फिर उससे नीची बताइएगा। तो देखो हमारे पास क्या है कि 2 चोटियों का हमें पता है भाई, गुरु शिखर है और शेर है, तो ये 2 हैं। तो ये देखो 2 है, तो फिर कौन सा होगा इसमें, ठीक है ना। तो यानी कि गुरु शिखर शेर, तो एक तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। और ये 2 तो हमारे ऑप्शन काट दो, ये 2 तो, क्योंकि शेर दूसरे नंबर पे आना चाहिए, तो शेर दूसरे नंबर पे ही है इसमें, तो ठीक है। तो बताओ 2 में है, तो अब हमें देखना पड़ेगा 3 वाला, तीसरा जो सबसे ऊंची चोटी है। तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, दीलवाड़ा की है। कौन सी है, दीलवाड़ा की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
4 हो जाए। ये तीनों की तीनों जो चोटियाँ हैं ध्यान रखना, ये कहाँ पे है, सिरोही में है। कहाँ है, सिरोही में है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और जो आपका ये जरगा है, जरगा वाला जो है ध्यान रखना, जरगा उदयपुर में आता है, ठीक है, उदयपुर में है ये चोटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, वो क्या कहता है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है। सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में अरावली पर्वतमाला की, सिरोही में, उदयपुर में, अजमेर में या सीकर में। तो फटाफट बता दो भाई इसका क्वेश्चन, है ना, फटाफट बता दो इसका। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो किस जिले में है, तो बताओ भाई। देखो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ कहाँ पर मिलेंगी आपको, किस जिले में मिलेंगी, तो सबसे ऊंची चोटियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, राज्य के पूर्वी मैदानी क्षेत्र, राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। 40% थी, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। और दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसमें कितनी रहती है, 11%। और अरावली वाला जो क्षेत्र है उसमें कितनी रहती है, तो उसमें रहता है 10%। कितना रहता है, 10% रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 53, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 53 है वो क्या कहता है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो